हेलो। तो आज शुरू करते हैं नया क्वेश्चन जो एचपीएससी में पीजीटी बायोलॉजी में आएगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट एंजाइम इनहिबिशन एंड इट्स फैक्टर्स, और इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो एंजाइम इनहिबिशन के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम इसके फैक्टर्स के बारे में समझेंगे। तो शुरू करते हैं ये एंजाइम इनहिबिशन। ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला तो है कम्पिटिटिव इनहिबिशन, दूसरा है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, और तीसरा है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ठीक है, तो कम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है? इट इज स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट का कैसा होता है? स्ट्रक्चर एनालॉग होता है, मतलब सबस्ट्रेट जैसा ही दिखता है। मोस्टली ये सबस्ट्रेट जैसा ही दिखता है, इसलिए सबस्ट्रेट जहाँ पर एक्टिव साइट पर बाइंड करता है उसी स्थान पर कम्पिटिटिव इनहिबिटर भी बाइंड कर जाता है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर मोस्टली एक जैसा ही होता है। इट कम्पीट विद फॉर एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट पर कम्पीट करता है, मतलब ये एक्टिव साइट पर बाइंड करता है। सबस्ट्रेट भी एक्टिव साइट पर बाइंड करता है और कम्पिटिटिव इनहिबिटर भी एक्टिव साइट पर ही बाइंड करता है। इसके एग्जाम्पल हैं मेलोनेट, और या वैसा कह सकते हैं मेलोनिक एसिड। ये किसका क्या काम करता है? ये एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का इनहिबिटर है, और इसमें सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का इनहिबिटर है मेलोनेट, मेलोनिक एसिड। और ये जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स सेकेंड भी कहते हैं इसको, और FADH2 डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी कहते हैं इसको। ठीक है, दूसरा जो है एग्जाम्पल वो है मीथेनॉल पॉइजनिंग। मीथेनॉल पॉइजनिंग ऐसा होता है कि जो जहरीली शराब होती है वो पीने से मौत हो जाती है, तो जो जहरीली शराब जो होती है उसी को मीथेनॉल कहते हैं। और ये इसका ट्रीटमेंट बस ये है कि अगर मीथेनॉल पी ली है और पेशेंट ने, तो पेशेंट को इथेनॉल, जो इथेनॉल होती है शराब जो होती है, उसको पिलाया जाता है। ये ओरिजिनल शराब होती है इथेनॉल, और मीथेनॉल कैसी होती है? ये जहरीली शराब होती है। तो मीथेनॉल पॉइजनिंग में क्या होता है कि मीथेनॉल एंजाइम से बाइंड कर जाता है, जिससे रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि इथेनॉल को अधिक से अधिक मात्रा में पिलाया जाता है। इथेनॉल क्या काम करता है कि मीथेनॉल को एक्टिव साइट में बाइंड होने नहीं देता है, और इसके स्थान पर इथेनॉल बाइंड हो जाता है, जिससे मीथेनॉल शरीर से रिमूव कर दिया जाता है, किडनी द्वारा शरीर से रिमूव कर दिया जाता है। सल्फर ड्रग्स जो होती हैं वो बैक्टीरियल पैथोजन को किल करने का काम करती हैं। सल्फर ड्रग्स भी क्या काम करती हैं? बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करती हैं। ये भी कम्पिटिटिव इनहिबिशन का ही एग्जाम्पल है। अब आता है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कम्पिटिटिव का मतलब ये होता है कि इसमें जो इनहिबिटर है वो नॉन एनालॉग होता है सबस्ट्रेट का। सबस्ट्रेट जिस स्थान पर बाइंड करता है, जिस एक्टिव साइट पर, ये है एक्टिव साइट, तो सबस्ट्रेट जिस स्थान पर बाइंड करता है ये है सबस्ट्रेट, उस स्थान पर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है, ये इनहिबिटर उस स्थान पर, मतलब एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं करता है। एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं करता है, मतलब नॉन एनालॉग होता है। ये एक्टिव साइट को छोड़कर किसी भी अन्य स्थान पर बाइंड कर जाता है और एंजाइम को स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, जिससे सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता है, सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं कर पाता है। तो ये कहाँ पर बाइंड करेगा? ये बाइंड करेगा एक्टिव साइट को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर। इनहिबिटर डज नॉट बाइंड द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं करता है, जैसे कि साइनाइड पॉइजनिंग और पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या काम करता है? बैक्टीरिया की सेल वॉल को खत्म तोड़ देता है, मतलब प्रिवेंट द सेल वॉल फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया में सेल वॉल की फॉर्मेशन को ये ख़त्म कर देता है, प्रिवेंट करता है। जिस कारण क्या है, जब बैक्टीरिया की सेल वॉल बन रही होती है, उसमें वो सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है।
तीसरा आता है एलोस्टेरिक एंड फीडबैक इनोवेशन। एलोस्टेरिक में क्या होता है कि व्हेन प्रोडक्ट इटसेल्फ रेगुलेट इट्स ओन कंसंट्रेशन आइदर बाय स्टिमुलेटिंग और इनोवेटिंग एंजाइम्स। इसका मतलब ये होता है कि जो एलोस्टेरिक या इनोवेशन जो है, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ही अपने आप को रेगुलेट करता है। एंजाइम, जिस एंजाइम की प्रेजेंस में बन रहा है उस एंजाइम को या तो इनोवेट कर देगा या इसको स्टिमुलेट कर लेगा। अगर प्रोडक्ट कम बन रहा है तो एंजाइम को खुद ही एंजाइम को स्टिमुलेट कर देगा। स्टिमुलेट करने से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा और इनोवेट भी कर सकता है यदि ज़्यादा प्रोडक्ट बन चुका है तो। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल देखिए, ग्लूकोज से रिवर्सिबल प्रोसेस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ये क्या है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है हेक्सोकाइनेस की प्रेजेंस में। ये फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोकाइन ग्लाइकोलाइसिस की। ठीक है, किसकी है, ग्लाइकोलाइसिस की ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है हेक्सोकाइनेस एंजाइम की प्रेजेंस में। अब यदि ग्लूकोज 6 फास्फेट अधिक मात्रा में बन गया है और या फिर पायरुविक एसिड अधिक मात्रा में बन गया है, तब क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट अधिक मात्रा में होने के कारण ये हेक्सोकाइनेस को इनहिबिट कर देता है, हेक्सोकाइनेट को इनहिबिट कर देगा और हेक्सोकाइनेस ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में बनने नहीं देगा। यदि इस पायरुविक एसिड की ज़्यादा ज़रूरत है, कम है, मात्रा कम है, तब क्या होगा कि ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा और ये ग्लूकोज 6 फास्फेट क्या करता है, हेक्सोकाइनेस को एक्टिव कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, जिससे कि तेज़ी से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है और हमें एनर्जी प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर यही लिखा है, इफ़ द ग्लूकोज 6 फास्फेट कंसंट्रेशन बिकम्स मोर देन इट इनहिबिट द हेक्सोकाइनेस, सो नो मोर ग्लूकोज 6 फास्फेट फॉर्म बट द ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। ठीक है, अगला आता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फॉर एंजाइम्स। एंजाइम्स के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। पहला आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर एक मुख्य फैक्टर है। ठीक है, तो ये हाई टेम्परेचर पर क्या होता है और लो टेम्परेचर पर क्या होता है, ये हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर एंजाइम्स बिकम्स डिजेनरेट, एंजाइम्स जो डिजेनरेट हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है हाई टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर पर ये एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर कहलाता है जिस टेम्परेचर पर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिव रहते हैं। एनिमल में ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और प्लांट्स में ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो एसिडोफाइल जो होते हैं ये थर्मो एसिडोफाइल्स जो होती हैं ये बहुत अधिक टेम्परेचर पर बहुत अधिक टेम्परेचर पर भी, हाई टेम्परेचर पर भी प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं। तो इसमें थर्मो एसिडोफाइल्स जो होते हैं बैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफाइल्स जो होते हैं ये क्या हाई टेम्परेचर पर इनके एंजाइम्स काम करते रहते हैं। ठीक है, अगला आता है इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच में अगर लो पीएच है तो लो पीएच में एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, हाई पीएच में भी एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। ओनली ऑप्टिमम पीएच में ही एंजाइम एक्टिव रहता है, जैसे कि सलाइवरी एंजाइम्स जो होते हैं वो सब टाइलिन, ये सब क्या होता है कि 6.8 पीएच पर अपने वर्क कर पाते हैं। अगर इससे कम pH हो जाता है तब ये अपने प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते, इनएक्टिव हो जाते हैं। पेप्सिन जो है 1.5 pH पर ही काम करता है और ट्रिप्सिन 7.8 pH पर काम करता है, एक्टिव रहता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य pH पर ये डीएक्टिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। अगला आता है लास्ट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी इस पर एंजाइम की एक्टिविटी पर प्रभाव डालती है।
सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज, अगर इस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएं, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, तो एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज होती चली जाती है। लेकिन ये एक निश्चित पॉइंट तक ही होता है। ऐसे निश्चित पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एट द सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट तक ही ऐसा होता है। एक बार सभी एक्टिव साइट सैचुरेट हो जाती हैं, फुलफिल हो जाती हैं, उसके बाद फिर इसमें एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, ये इसके हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट मतलब सैचुरेशन पॉइंट है। अब हम इसको कैसे पढ़ते हैं, इसे हम देखते हैं माइकलिस मेंशन के ग्राफ द्वारा। माइकलिस मेंशन ने ग्राफ दिया था। माइकलिस मेंशन ग्राफ किसे कहते हैं, ये एक हाइपरबोलिक ग्राफ होता है। इसमें जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसमें बाई एक्सिस पर वेलोसिटी को रखा जाता है और एक्स एक्सिस पर कंसंट्रेशन को, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को रखा जाता है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को रखा जाता है। अब इसमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ाई आती है, तो उसमें क्या होता है कि वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है, एक समय ऐसा आता है जहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम बी मैक्स होता है, और उसके बाद और अधिक कंसंट्रेशन बढ़ाने पर भी बी मैक्स अधिक नहीं हो पाता है। एंजाइम की एक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती है। ठीक है, तो उसे हम बी मैक्स कहते हैं, या इसको हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। बी मैक्स क्या होता है, इट इज़ द पॉइंट वेयर द ऑल एक्टिव साइट सैचुरेट विद सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के साथ सारी एक्टिव साइट सैचुरेट हो चुकी होती हैं, इसको हम बी मैक्स कहते हैं। बी मैक्स हाफ किसे कहते हैं, ये हाफ होता है, बी मैक्स का हाफ होता है। यहाँ पर के एम वैल्यू इक्वल हो जाती है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एक के एम वैल्यू दोनों बराबर हो जाती हैं, तब उस समय बी मैक्स का मान बी मैक्स हाफ होता है। बी मैक्स का मान हाफ हो जाता है। माइकलिस मेंशन इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब इसमें पहला स्टेप देते हैं, पहला केस देख लेते हैं। पहले केस में यदि हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हाई रखें, के एम वैल्यू से बहुत अधिक हाई रखें, तब क्या होगा कि वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब क्योंकि के एम वैल्यू बहुत कम होगी और बहुत कम होने के कारण उसे हम इग्नोर करना पड़ेगा और केवल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रह जाएगा, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कट जाएगा और बचेगा केवल बी मैक्स। तो इस समय क्या होगा कि बी जो का मान जो है, वेलोसिटी का मान बी मैक्स होगा, मैक्सिमम होगा। इसे हम जीरो ऑर्डर की रिएक्शन या जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। अब दूसरा केस आता है, दूसरा केस है केस नंबर 2। अगर हम स्टडी करते हैं, के एम वैल्यू का मान बहुत अधिक रखें, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत कम रखें, तब क्या होगा कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इग्नोर करना पड़ेगा और केवल के एम वैल्यू ही नीचे की तरफ रह जाएगी। और इस समय जो वेलोसिटी है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के समानुपाती होगी। वेलोसिटी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी, और इसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। थर्ड केस में अगर हम देखते हैं कि दोनों को बराबर रख दिया जाए, के एम वैल्यू और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दोनों बराबर रख दिया जाए, तब क्या होगा कि बी इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, 2 इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। क्योंकि के एम वैल्यू के स्थान पर भी किस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रखेंगे, तो दोनों सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मिलकर 2x, टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बनाएंगे। एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कट जाएगा, केवल 2 बच जाएगा नीचे, और 2 बच जाएगा, तो इसलिए v इक्वल टू वी मैक्स अपॉन हाफ, मतलब बी मैक्सिमम जो है उसका आधा ही रह पाएगा। वैन द के एम वैल्यू की और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इक्वल हो जाएं, अगर दोनों के एम वैल्यू और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएं, तब वेलोसिटी कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। ये इससे निकल कर आता है। इस प्रकार आपने देखा कि ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। ये कंप्लीट क्वेश्चन किसका आंसर होगा, डिस्कस अबाउट एंजाइम इनहिबिशन एंड इट्स फैक्टर। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और 10 नंबर में यही 150 शब्द हमें लिखने होंगे। तो इसमें हमने कम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ा, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ा, एलोस्टेरिक फीडबैक का इनहिबिशन पढ़ा, और इसके फैक्टर्स पढ़े। फैक्टर्स में टेम्परेचर और पीएच और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
सही लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर दें, अपने साथी के साथ जरूर शेयर कर लें। और यदि इसके PDF नोट्स चाहिए आपको तो मेरे तो 8077 122 457 इस पर व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर है ये, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं यदि आपको PDF नोट्स चाहिए इसके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ अब अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो HP हरियाणा PGT में बायो PGT में जब जहाँ आएगा, हरियाणा PGT के फॉर्म में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें किस तरह से लिखा जाता है, उस तरह से मैं लिख कर आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन के आंसर सहित। इतना ही लिखना होता है, इससे ज़्यादा लिखना नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, ये अपनी कॉपी में एक जगह नोट करते जाएं, जिससे कि 15 तारीख को जो पेपर है उससे एक दिन पहले आपके नोट्स भी तैयार हो जाएँ। जितने नोट्स तैयार हो जाएंगे अच्छी बात है, और वरना आप तो जिन बच्चों ने हमसे ये नोट्स ले लिए हैं वो हमारे नोट्स पढ़ते रहें और साथ में वीडियो भी देखते रहें। वीडियो को कोई चार्ज थोड़ा ही है, इसमें यूट्यूब पर है, फ्री है सब वीडियो। चार्ज तो केवल नोट्स का है, हैंड राइटिंग नोट्स के चार्ज हैं, और तो किसी के चार्ज है नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।